देखो इधर देखो, एक बार फिर देख लो इसको। तुमसे हमने कल बताया था कि ये नट समीकरण, इसको जो है तैयार कर लेना और ये मान बिल्कुल रट लेना, ठीक है। आज इसका डेरिवेशन भी है आपका। अब तुम लोग बात बंद कर दो, यहाँ ध्यान दे दो, इधर सुनो। जो ये तुम सेल पढ़ते आए हो ना, ये क्या बना हुआ है? सेल बना हुआ है, ये है ना। वो कहता है जब इलेक्ट्रोड निकाय, इसी को बोल रहा है, जब एक इलेक्ट्रोड निकाय, इसी सेल को कह रहा है इलेक्ट्रोड निकाय। जब इलेक्ट्रोड निकाय कहता है मानक अवस्था में होता है, अपनी ये क्या होता है? मानक अवस्था में, तब इसके इलेक्ट्रोड विभव के मान को, इस सेल के इलेक्ट्रोड विभव के मान को सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त कर लेते हैं। बातें नहीं करो। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, ये इलेक्ट्रोड आपका जिंक का है, तो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखे रहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोड निकाय, ये सेल मानक स्थिति में हो, तो फिर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव इनको निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर हम इनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों को किससे? सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी से नोट कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड निकाय हमारी मानक स्थिति में नहीं होता है, तो फिर हम इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या करते हैं? निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए एक नट समीकरण की आवश्यकता होती है। जिस समीकरण से हम इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं, उसी समीकरण को बोला जाता है नट समीकरण। बात समझ में आई? वही लिखा है इसमें पूरा। अब तो समझ गए होंगे। जब इलेक्ट्रोड निकाय अपनी क्या होता है? मानक स्थिति में होता है। मानक स्थिति में लिखा है कि जब ये इलेक्ट्रोड रखे होंगे तो काय में रखे होंगे? विलयन में। तो विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल दाब कितना होना चाहिए? 1। अगर इस स्थिति में ये सेल रखा है तो उसको हम बोलते हैं मानक स्थिति। क्या बोलते हैं? मानक स्थिति। तो अगर मानक स्थिति में है तो फिर इनके इलेक्ट्रोड विभवों को हम किससे प्राप्त करेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी से। और जब मानक स्थिति में ये नहीं होता है सेल, तो फिर हम एक इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के एक विशिष्ट समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। विशिष्ट समीकरण द्वारा इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्राप्त करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नट्स समीकरण। ये देख लो, नट समीकरण है E बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपान NF log E अपचयन अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये तो जान रहे हो। अपचयन अवस्था क्या है? कल बताई थी। और ऑक्सीकरण अवस्था है जब हम रिएक्शन ऐसे लिखते हैं। देखो जैसे M, एक धातु ले लेते हैं मेटल, और ऐसे M, और मान लेते हैं N प्लस है और प्लस यानी इलेक्ट्रॉन। जिस तरफ प्लस लगाओ वही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्या होती है? और जिस पे ना लगा हो, चार्ज है ना हो, चार्ज 0 हो, तो वो कौन? अपचयन अवस्था होती है। आ रही बात समझ में? तो इसके स्थान पे अगर ये समीकरण दिया गया है तो इसके स्थान पे M लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे ऑक्सीकरण अवस्था के स्थान पे Mn प्लस ये लिख लेंगे। मतलब ऐसे ये समीकरण बनते हैं। ये बदलेगा बार बार, ठीक है। ये तो स्थायी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब याद रहेगा ये समीकरण। नट समीकरण क्या है? E बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपान NF log E अपचयन अवस्था बटे ऑक्सीकरण अवस्था। इधर देखो, E बराबर क्या है? ये इलेक्ट्रोड विभव। E नॉट सेल क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर R क्या है? गैस स्थिरांक, और गैस स्थिरांक का मान है 8.314। ये जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। आप ये रट के रखें, इसकी जरूरत पड़ेगी। परम ताप इतना होता है। अगर सवाल में कभी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहा है तो इसको केल्विन यानी परम ताप बनाने के लिए 273 उसमें जोड़ लेंगे, अपने आप बन जाएगा। फिर देखो फैराडे, F क्या है? फैराडे नियतांक है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कूलम। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
अब इसी के बेस पे इसका डेरिवेशन किया जाएगा। ये समीकरण नहीं, अभी और इसका सॉल्व करके निकाल लेंगे, उस समीकरण का प्रयोग करते हैं। देखो आगे देखिए, देखो ये नट समीकरण निकलेगा, सुन लो, यहां देख लो, कहता है माना अर्ध इलेक्ट्रोड अपचयन अपक्रिया निम्न प्रकार है। ये अर्ध इलेक्ट्रोड अपक्रिया है, ये अपचयन इलेक्ट्रोड अपक्रिया है कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अपक्रिया है? कौन सी होगी? हैं? अपचयन इलेक्ट्रोड अपक्रिया है कि नहीं है? तो इसके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो यहीं पे देख लीजिए, अब समीकरण वही है, ध्यान दो, ये ऑक्सीकरण अवस्था, ये अपचयित अवस्था लिखा है साथ साथ। कभी क्रिया ऐसी भी होगी, ये इस तरफ होगा तो अपचयन अवस्था इस तरफ होगा, तो ऑक्सीकरण अवस्था इस तरफ होगी। बात समझ रहे ना? इसके पहले अभी हम दिखा रहे हैं। तो आप देखिए वही नट समीकरण है, E बराबर ई नॉट सेल बराबर माइनस क्या है, RT अपान NF log E M S, यानी सॉलिड, सॉलिड का S का मतलब है ठोस, Mn प्लस इक्वस, यानी ये जली है, ये जल में घुला हुआ है, ये ठोस है, ये सोल्यूशन में है। अब देख लो यहां पे फिर कहता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। कल हमने तुम्हें पढ़ाए थे सब, इलेक्ट्रोड यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी हो, अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो। तो अब ये बताओ ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी हो कि अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो? अपचयन इलेक्ट्रोड भी वो है। ये जो तुम देख रहे हो, कल हमने दोनों चीजें बताई थी। एक बार ऐसे ई नॉट बताया था कि कल ऐसे हम लिखेंगे, वो दोनों याद रखोगे तुम, M अपान M प्लस N, ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ऐसे बताया गया था। फिर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ऐसे बताया गया था, देख लो, M N प्लस अपान M, देख लो दोनों परिभाषा लिखियो, दोनों को बताया था, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो किस तरह यहां लिखा है, ये इसकी तरह लिखा है, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है ये। बात समझ में आ रही है? तो यहां सुन लो, अभी सुनो, इस समीकरण के लिए हमें नट समीकरण चाहिए अर्ध सेल अपक्रिया के लिए। अर्ध इलेक्ट्रोड विभव है ये, आधा, एक इलेक्ट्रोड विभव को ये, जब पूर्ण इलेक्ट्रोड होगा, संपूर्ण सेल होगा, तब एक तरफ एनोड होगा तो एक तरफ कैथोड होगा, तब ऐसा समीकरण होता है। देख लो यहां पे, जैसे Zn ऐसे, यहां पे मान लो उसने 2 प्लस लिख दिया, ठीक है, ये लिख लिया Cu, Cu2 प्लस और प्लस Zn। अब यहां पे जब देखोगे तुम इस तरह से, ऐसे समीकरण लिखा होगा, फिर इधर कर देगा ये Zn2 प्लस और इधर कर देगा Cu, बस। तब इसका किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? ये तुम्हारा इसका अपचयन हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही, शून्य हो रही है। इसकी तरह है कि नहीं है? ये देखो, ये इक्वस है और ये देखो सॉलिड बन रहा है, इस समीकरण की तरह है, आधा समीकरण ये। फिर इसको देखो, इसमें देखो ये सॉलिड है कि नहीं है, ये इक्वस है, तो इसका ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी हो। बस समझ में आ रही? संपूर्ण सेल तभी माना जाएगा जब एक एनोड होगा एक कैथोड, तभी तो इसमें एक है ना, अर्ध अपक्रिया ऊपर लिखा है, माना अर्ध इलेक्ट्रोड अपचयन अपक्रिया निम्न प्रकार है। ये सुन लो यहां पे, बात समझ में आ रही है? देखो अब इसका डेरिवेशन देख लो, सुनो, वही समीकरण ये है, यहां रख लिया। अब हमने ये चीज यहां पे रख ली है ना, यहां भी वही लिख लिया है। फिर इसके बाद देखो, इसके स्थान पे हमने ये लिख रखा है, ये लिख रखा है। आ रही बात समझ?
या तो ऐसा बनाओ या तो फिर ये नट समीकरण। अब यहाँ देखो बदला क्या है, ये क्या लिखा है, अपचयन अवस्था। ये कौन सी है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे अब हमने ऑक्सीकरण अपचयन अवस्था नहीं लिखी है, पहले वाले समीकरण में यहीं पे शब्दों में लिखा था अपचयन अवस्था। तो अपचयन अवस्था में देखो एमएस है, तो अब यहाँ एमएस आया। ऑक्सीकृत अवस्था Mn प्लस है, तो Mn प्लस है इक्वस। बात समझ में आई, इतना चेंज हुआ है। नट समीकरण है, नट समीकरण। अब देखो जहां कहता है log E बराबर 2.303 log, ये याद करना पड़ेगा इसके बराबर में। अब इसके स्थान पे आप क्या करेंगे, ये मान रखो, तो ये वाली संख्या जो तुम देख रहे हो ना, ये आ जाती है आगे, और सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, इसको ये अकेले कर दिया, इसको ये हटा दिया, बस इतना देखना। देखो यहां पे रखते हैं इसको, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2.303 RT अपान NF, और log E खत्म हो गया, बन गया log। बात समझ में आ रहा है, इस log E का मान हमें यहां रखना पड़ा है, तो ये बन जाएगा, और सब कुछ वही लिखा है जो लिखा था, बदला नहीं। एक स्टेप ये हो गई। इधर देखो, अब आप देखो वो कहता है, यहां पे गौर करो, एक ठोस के सांद्रण को इकाई माना जाता है। ये जो पदार्थ है ये कैसा है, ठोस है, और ये कैसा है, इक्वस जलीय है। पहले बता चुके हैं क्यों लिखा है। तो देखो ये ठोस भाग है, ये ठोस है, इसको कहता है इकाई माना जाता है। तो अब इस समीकरण में सिर्फ यहाँ पे एक आ गया, और सब कुछ वही लिखा। ये दिमाग पे रखना पड़ेगा, ये आई ना बात समझ में। क्या माना जाता है इसको, ठोस को इकाई माना जाता है, तो इसलिए 1/Mn प्लस इक्वस, और सब वही लिखा, और कुछ नहीं बदला। अब देखिए, अब हमें एक समीकरण ये प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण में तुम्हें सारे मान पता है। देखो 2.303 तो पहले से वहां से ले लिया है। आर का मान पहले से आपको पता है, कितना है, 3.8.334। वो देखो यहाँ पे लिखा 314। फिर आप देखो P का मान 298, पहले से लिखवा दिया था। अब देखो F का मान 96,500 कूलम। अब इसका कैलकुलेशन कर दिया गया, सुन लीजिएगा। जब कैलकुलेशन किया गया तो आपका ये मान निकल के आया, इसका गुणा करके इसका भाग दे तो नीचे n बचता और इतना बचता है, और पूरा वही लिखा है। ये नट समीकरण कहलाता है। ये नट समीकरण डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब किताबों में भी ये समीकरण ये लिखा है, डायरेक्ट ये समीकरण दिखा देगा और डायरेक्ट ये दिखा देगा। अब ये बात समझ में आई, नट समीकरण, असली नट समीकरण वही है जो हमने कल लिखवाया था। ये तो हम समीकरण के आधार पे नट समीकरण ला रहे हैं, यहाँ पे आ रही ना बात समझ में, इसके आधार पे ये समीकरण ला रहे हैं, आ रही ना बात समझ में। तो एक तो समीकरण ये होता है, देखो ये अर्ध सेल अपक्रिया के लिए नट समीकरण है, देख लो ये वाला। संपूर्ण सेल अपक्रिया के लिए ये लिखना पड़ेगा तुमको, संपूर्ण सेल अपक्रिया के लिए ये लिखना पड़ेगा, E बराबर E नॉट सेल। E नॉट सेल बराबर क्या होता है, बताया था, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E हमने अब बराबर नहीं लिखवाया था, इसके बराबर पता है तुम्हें, ये होता है। देखो, और जब कभी पूरा सेल जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे यही रखना पड़ेगा, यहाँ हटा देंगे, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यहाँ हट गई। आ रही बात समझ में। या तो फिर E नॉट सेल आप अलग पहले निकालो, ऐसे ये निकालो, फिर यहां रखो, फिर इसमें मान रखोगे तब आएंगे। अब यहां देख लो, एक मिनट सुनिए, ये संपूर्ण अपक्रिया के लिए, तो एक इसमें क्या होगा, एनोड होगा, तो एक क्या होगा, कैथोड। एक मिनट, इसीलिए यहां पे हमने लिख दिया एनोड बटे कैथोड, ये चीज खत्म हो गई। जब यहाँ पे आप इसको देखेंगे, जैसे आपका भी Zn था, है ना, और प्लस Cu2 प्लस था। अब आप यहाँ पे लिखते हैं ये Zn2 प्लस और प्लस Cu, ऐसा हो गया। अब एनोड पे कौन क्रिया होगी, ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण इसमें किसका हो रहा? Zn का हो रहा है ऑक्सीकरण। देखो अपचन में प्लस इस तरफ रहता, तो ये हटा दें अगर हम, ये और ये रखें बस, तो ऐसा नहीं बन जाएगा। तो एनोड पे ये Zn है, तो Zn2+ यहां लिखा जाएगा ऐसे जब समीकरण होगा। और कैथोड पर क्या है तुम्हारा? Cu, तो Cu2+ लिखा जाएगा। ये एग्जांपल बता रहे हैं तुमको, इसीलिए यहाँ एनोड कैथोड कई चीजें मिक्स रहती हैं एक साथ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको आप नोट कर लो, बना लो। अब ये तुम्हें तभी फिर सब समझ में आएगा। चलो भाई छाप लो फिर इसको, है ना? छाप लो, देख